हाय एवरीवन, मेरा नाम है राजन चोपड़ा। आज हम सेंटर ऑफ मास करने वाले हैं। जैसा कि सबको पता होगा, हम यहाँ पे एक फिजिक्स की सीरीज लेके आए हैं जिसमें हमने चैलेंज लिया है कि हम कैसे उसको एक छोटे टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई कैन गारंटी यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व जेईई एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए पूरी वीडियो तक का पेशेंस रखना। एंड तक आते आते तुम ओरली क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर दोगे। आई एम नॉट जोकिंग और मैं कोई ऐसा क्लिक बेट वाला काम नहीं कर रहा हूं। तुम्हें पता लगेगा अभी धीरे धीरे। चीजों को समझते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जिन्होंने पहली बार सुना है इसका नेम, उनके लिए थोड़ी सी डेफिनेशन है। जिन्होंने पढ़ा हुआ पहले सेंटर ऑफ मास, वो थोड़ी सी स्किप कर सकते हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? ये मैंने अपना पेन लिया और इसको ऐसे फेंक दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब मैंने पेन को फेंका ना, इसकी ना कुछ मोशन बड़ा अजीब सा था। एक तो ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा था और आगे भी चल रहा था, ऐसे ऐसे आगे भी चल रहा था। तो बड़ा खतरनाक मोशन होगा यार। हमने न्यूटन लॉ में क्या सीखा था अभी तक? जिसने भी न्यूटन लॉ देखा है उसने न्यूटन लॉ में क्या सीखा था? एक पॉइंट मास होता है, वो तो स्ट्रेट स्ट्रेट चलता है, या वो ऊपर की डायरेक्शन में चलेगा, ग्रेविटी लगेगी। ज्यादा से ज्यादा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया था। ये तो बड़ा अजीब मोशन आ गया, एकदम ही इतना वेरिएशन आ गया। नहीं, इसका आंसर है नहीं। ध्यान से देखो, अगर तुम्हें पूरे पेन को, ये जो पूरा मार्कर है तुम्हारे पास, अगर इस पूरे मार्कर को अगर तुम एक पॉइंट पे यहां पे सपोर्ट करने का ट्राई करो, जैसे मैं एक पॉइंट ढूंढता हूं, ये रहा इसका एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम, जिस पे ये सपोर्ट हो गया, हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस पॉइंट पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। ऐसा सोच सकते हैं कि इस पूरे मार्कर को अगर मैं पूरा कंप्रेस करके अगर एक पॉइंट बना देता ना, जैसे इस मार्कर को ले पूरा ऐसे क्रश कर दिया, इतनी जान नहीं है बट मान लो कि मैंने इतनी क्रश करके इसको एक पॉइंट बना दे, तो ये पॉइंट सपोज कर लो। इस पॉइंट का बड़ा स्पेशल नाम होता है। क्यों नाम होता है मैं बताता हूं। ये पॉइंट मेरे पास, अब पूरे मार्कर को छोड़ दो। जब मैंने ऐसे मार्कर को फेंक रहा हूं ना, पूरे मार्कर को छोड़ दो। बैड इल्यूस्ट्रेशन। तो पूरे मार्कर को छोड़ दो और ध्यान से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। सिर्फ इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। तुम्हें क्या दिखेगा कि ये पॉइंट का तो बड़ा इजी यार, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। ध्यान से देखो, मार्कर को ना देखना, सिर्फ इसके बीच के पॉइंट को देखना। अगेन बैड इल्यूस्ट्रेशन। तो सबको समझ आ गया होगा कि मेरे पास, यार क्रिकेट तो खेला था, पता नहीं क्यों कैच नहीं हो रहा। तो ये सबको समझ आ गया होगा यहां पे कि मेरे पास ये क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। समझ आ गया यहां तक? चलो, और मेरे पास क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे मान लो मैं बाइक से आ रहा हूं, तुमने सबने देखा होगा ना यार कि, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूनिसाइकिल सबने देखी हो। यूनिसाइकिल सबने देखी है? अरे सर, बाईसाइकिल तो हमने चलाई नहीं ढंग से, उससे तो गिरते रहते हैं। यूनिसाइकिल की कहां ही बात कर दिया आपने। यूनिसाइकिल सबने देखी होगी, मतलब एटलीस्ट टीवी में तो देखी होगी यार। यहां पे तो कौन नहीं चलाता है। ऐसे होती है, एक सिंगल टायर होता है उसके पास। यूनिसाइकिल सबने देखी है। एक्चुअल में ये यूनिसाइकिल जब भी किसी को चलानी होती है ना, तो यूनिसाइकिल में जो इंसान बैठता है उसका सेंटर ऑफ मास ना, सेंटर ऑफ मास मतलब पूरी बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब पूरी बॉडी को अगर मैं कंप्रेस कर दूंगा तो एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पूरी बॉडी को अगर कंप्रेस कर दूंगा एक पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। चीजें क्लियर हो रही है? धीरे धीरे होती रहेंगी, नहीं भी हो रही तो। यहां पे मान लो एक इंसान को बिठा दिया हमने, ये इसकी टांगे इतनी लंबी लंबी, ये मैंने इसको बिठा दिया। क्या बना यहां से? हमें ये पता लग गया कि ये यूनिसाइकिल तभी चलेगी, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है पेट में, बिल्कुल ऐसे पेट में, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब ये इसका सेंटर ऑफ मास जब तक इसके बिल्कुल सीधा रहेगा, ये यूनिसाइकिल है। ठीक है, ये यूनिसाइकिल है। अगर ये इंसान बैठा हुआ है यहां पे, ऐसे कुछ बैठा हुआ है, तो मेरे पास ये तभी तक ये बिल्कुल सीधी, गिर जाओगे वरना। साइकिल में भी ऐसे ही होता है। साइकिल में भी जब तक सेंटर ऑफ मास ऐसे ना, तभी तक वो चलती रहती है। इसमें मेरे पास क्या होगा? जब तक तुम्हारा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तब तक तुम्हारा मोशन बिल्कुल सही होगा, यूनिसाइकिल से नहीं गिरोगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा भी इधर आ गया, मतलब ऐसे यूनिसाइकिल में चला रहा हूं, ऐसे होके चला रहा हूं, ऐसे होके यूनिसाइकिल चला रहा हूं, भैया ग्रेविटी मोसी है ना, काम कर देगी अपना। वो क्या करेगी? वो तुम्हें नीचे खींच लेगी, वो ऐसे नीचे खींच लेगी तुम्हें। ठीक है, वो यहां पे ऐसे नीचे खींच लेगी और तुम साथ ही जमीन पर, तुम्हें पता है क्या कर रहे होंगे बैठ के। ठीक है, तो यूनिसाइकिल सबको समझ आ गया? अरे
पर 5000 एग्जाम्पल करा सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, बेसिक के। और भी कोई फलाना एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल, कुछ भी बैलेंस करना है, कभी भी बैलेंस की बात हो जाए ना यार, सेंटर ऑफ मास, बात खत्म। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कब कब आएगा? जब मेरे पास सेंटर ऑफ मास कब आएगा? जब मेरे पास बैलेंस की बात हो रही होगी। सिंपल साइकिल ले लो, बाइक ले लो, कुछ ले लो, कहीं पे वो रस्सी पे ऐसे चलना होता है, ऐसे देखा ना सबने, एक स्ट्रेट रस्सी, वो इतना बड़ा पहाड़ होता है, एक एंड पे यहाँ पे रस्सी बांध देते हैं, एक एंड पे यहाँ पे रस्सी बांध देते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं उस पर, ऐसे ऐसे चलते हैं। अब तुम खुद ही सोच लो, अगर उसका सेंटर ऑफ मास, बॉडी नहीं, अपना हाथ ऐसे कर लो, कुछ भी नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास अगर तुमने थोड़ा सा भी ऐसे कर लेना, अगर तुमने यहां पे खड़े हो, ये खड़े हो, अगर तुमने अपना सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा भी ऐसे कर लिया, बाकी काम फिर तुम्हें ग्रेविटी करके दिखाएगी कि वो क्या कर सकती है, ठीक है। बाकी फिर वो ग्रेविटी तुम्हें करके दिखाएगी, भैया चल आ जा, मेरे पास आ जा, और तुम पता ही है कहां पे गिरोगे, शायद मिलो भी ना। समझ आई यहां तक? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे पास सारा ओवरऑल ताम झाम जितना भी पैक कर ली मैंने इस पे, ये सारा होता है मेरे पास सेंटर ऑफ मास। ये होता है मेरे पास सेंटर ऑफ मास। आई होप कि यहां तक सेंटर ऑफ मास समझ आ गया होगा। अब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा यार, जिसको कुछ भी नहीं आता ना उसको सेंटर ऑफ मास सिखाऊंगा। पहले मैं एक चीज ध्यान दो, क्या तुमने अपनी 9th 10th में वो पढ़ा, मीन मीडियन मोड? बस बस बस, बहुत अच्छी बात है, आधों के तो आंसर आ रहे हैं। वो क्या होता है? ये चैप्टर तो छोड़ के गए थे, तो स्टैटिस्टिक्स का लग रहा है। सैल्यूट, बहुत अच्छी बात। एक हमें चीज पढ़नी होती है मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज, बस वही एवरेज यहां पे हम यूज करेंगे थोड़ी मॉडिफाई करके। सेंटर ऑफ मास का एक ही फॉर्मूला होता है, मीन निकाल लो, ठीक है। मीन मेरे पास कैसे निकलता था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे मैं तुम्हें 2 पॉइंट सिस्टम कराता हूं, ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट है। ध्यान से करेंगे यार, ठीक है, बहुत ध्यान से करेंगे, धीरे धीरे लेवल ऐसा ले जाऊंगा, जे एडवांस तक के क्वेश्चन हो रहे होंगे ओरली। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ गया, 2 पॉइंट मैंने लिए रैंडमली, कहीं भी, एक ये पॉइंट ले लिया, एक मैंने ये पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है r1, मतलब ये r1 वेक्टर है। क्या सबको वेक्टर आता है? ये क्या होता है यार, कहीं तो ऐसे कह रहे, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। r1 वेक्टर मतलब ओरिजिन से r डिस्टेंस, ओरिजिन से r2 डिस्टेंस। ये मास है मेरे पास m1, ये मास है मेरे पास m2। मान लेते हैं इन दोनों का कहीं सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। ये मेरे पास मान लो COM है, सेंटर ऑफ मास। सबको यहां तक बात मेरी क्लियर हो रही है? बहुत अच्छी बात है। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लो, COM, सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट होंगे ना यार इसमें, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अगर खुद ही बताओ अपने से सोच के कि अगर मैं यहां पे z एक्सिस भी बना देता, क्या ये सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता? नहीं। क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि यार ये तो 2 डायमेंशनल चीज है। ये क्या है? 2 डायमेंशनल चीज है, और 2 डायमेंशनल चीज पे थर्ड एक्सिस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा। सबको समझ आ रही है यहां तक बात? बहुत अच्छी बात है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? m1 x1 प्लस m2 x2। जरूरी नहीं है 2 ही बॉडी होनी चाहिए, यहां पे 2 का एग्जांपल लेके चलो, क्योंकि सबसे सिंपल सिस्टम किसका होगा? 2 बॉडी का। और कहीं तो ये भी बोल रहे होंगे, भैया आपने एक मास क्यों नहीं लिया? करते हैं कुछ, कोई बात नहीं, अभी एक मास भी लेंगे, ठीक है। एक मास लेंगे तो उसको कंटिन्यूअस सपोज करना पड़ेगा। यहां तक समझ आ गई? m1 प्लस m2, 2 ही चीजों का होगा ना यार सेंटर ऑफ मास, 2 अलग अलग, मैं और तुम, मैं यहां पे बैठे हो, तुम बैठे हो कहीं भी, जहां से भी वीडियो देख रहे हो, हम दोनों के बीच में ही सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। एक मेरा ये रहा सेंटर ऑफ मास, तुम्हारा भी यही होगा। हम दोनों के सेंटर ऑफ मास, हमारी बॉडी के सेंटर ऑफ मास के बीच में जो सेंटर ऑफ, मान लो मेरा वेट कितना है, मान लो मेरा वेट है 50, तुम्हारा वेट है, अपनी बेइज्जती कर लेते हो, ठीक है, मेरा वेट है 150, तुम्हारा वेट है 60, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास का होगा, मतलब ऐसे मेरे पास एक रोड है जिसमें इस साइड मेरे पास 150 किलो वेट है, इस साइड में मेरे पास 60 किलो वेट है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ होगा? सेंटर ऑफ मास मैं कह रहा हूं 150 की तरफ होगा। मतलब मैं उंगली लगा के इसको टिकाना चाहूं ना, अभी तो देखो बीच में होगा, देखो मैं ध्यान से दिखाता हूं, अभी बीच में लग रहा है। अगर मैं यहां इसकी कैप लगा दूंगा, सेंटर ऑफ मास इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर और मास लगा दिया।
बातें समझ आ रही हैं? चलो धीरे धीरे आ जाएंगे, नहीं भी आ रही है तो इसको कैसे लिखेंगे? m1y1 m2y2 अप टू सोन, जितने भी मासेस होंगे m1 प्लस m2 अप टू सोन। सबको क्लियर हो रही है यहां तक बातें? सबको क्लियर हो रही है? चलो अब मेरे पास नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता है। एक मेरे पास ये है, एक पॉइंट ये रहा m1, एक पॉइंट ये रहा m2। बेटा ये क्वेश्चन ना अभी इजी लग रहा होगा, ये क्वेश्चन अभी इजी लग रहा होगा, ये ना ट्रिक है, याद रखना है, ऐसी धांसू ट्रिक है ना कि इससे सारे के सारे आगे के क्वेश्चन होने वाले हैं तुम्हारे। जितने भी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना एडवांस लेवल के, 2D 3D, प्लेट लो, सिलेंडर लो, कुछ लो, ये लो, क्यूब लो, स्क्वायर पिरामिड लो, एक क्वेश्चन 2 पॉइंट मास। अजीब लग रहा होगा, अभी समझ आएगा धीरे धीरे। ये m1 है, ये m2 है, दिख रहा है सबको? मान लो ये मेरा ओरिजिन है। सबसे पहला नोट में लिखो, सबसे पहली चीज मेरे पास क्या है? नोट में लिखो कि मेरे पास वी चूज ओरिजिन। क्या ये जरूरी है कि तुम्हें ओरिजिन यहां लेना था? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या ओरिजिन हम यहां भी ले सकते थे? हाँ बिल्कुल ले सकते थे। अब मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास मान लो इसका कुछ यहां पे है सेंटर ऑफ मास, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? आर वेक्टर। कितना है? आर वेक्टर। सबको समझ आया? जैसे ये मैंने x लिखा, y लिखा, तुम z भी लिख सकते हो, 3 डायमेंशनल शेप भी कर सकते हो, शर्माने की कोई बात नहीं है, चुपचाप यहां पर लिख लेना, ठीक है? यहां तक समझ आ गया सबको? ये मेरे पास r डिस्टेंस है, इसके बीच में सेंटर ऑफ मास। जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर दो। पहले तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्या y कोऑर्डिनेट होगा इनके पास? नहीं सर, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास x एक्सिस पे ही है। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख दो चुपचाप, r, 0। बात खत्म। y का पहले ही हमें पता लग गया 0 है, तो y के सेंटर ऑफ मास कितना आने वाला है? 0। क्यों? क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही, x एक्सिस पे आ रहा है सारा। x का हमें निकालना आता है, x का क्या आ जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में x का क्या आ जाएगा? m1 इंटू 0। क्यों 0 भाई? इसका कोऑर्डिनेट यार 0 है, देखो इधर x, m2 इंटू आर वेक्टर। सबको दिख रहा है? डिवाइडेड बाय, या वेक्टर रहने दो यार, वन डायमेंशनली बात कर रहे हैं, सबने वेक्टर पढ़ा होगा, वन डायमेंशनल बात कर रहे हैं, वेक्टर हटा दो। डिवाइड में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला क्या मिल गया? m2 r अपॉन में m1 प्लस m2। भैया ये फॉर्मूला ना चुपचाप याद कर लो बस। अगर ये फॉर्मूला समझ लो, तुम्हें याद है ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुमसे, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये फॉर्मूला मैंने निकाला है इसके रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? ये फॉर्मूला मैंने निकाला है इसके रिस्पेक्ट। एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे बोल देते हैं, इससे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है? r1 पे। और ये r1 क्या है? ये रहा फॉर्मूला। देखो कितना आसान है याद करना भी। डिवाइड में तो टोटल मास ही आता है। ऊपर क्या आएगा? जब m1 के लिए निकाल रहे हैं तो m2 आएगा, m2 के लिए निकाल रहे हैं तो m1 आएगा। अब ये कैसे निकालने भैया r2? क्या इसको दोबारा ओरिजिन ले दब सारा तामझाम तब करे? कैसी बात है? टोटल डिस्टेंस r था, ये कितना है? r1, तो ये कितना आ जाएगा? r माइनस r1। r माइनस r1 निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। r माइनस r1 क्या आ जाएगा? ये मेरे पास सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस n। इसको मान लो r2, ठीक है? तो ये मेरा आ गया r1, ये मेरा आ गया r2। इसको याद रख लो, कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इसको याद रख लिया ना अगर तुमने, ये वाले क्वेश्चन को, ये वाली दो वैल्यू को, जिस पे मैं दो बॉक्स बना रहा हूं, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। स्क्वायर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट, इक्विलेटरल, स्केलियन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, वो ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए। उसके बाद कोई कष्ट नहीं होने वाला है। यहां तक सब नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो इसको, जल्दी नोट कर लो, मैं रब करूं फिर। ओके चलो, यहां तक सबको क्लियर है? एक बार जल्दी, जब तक मैं रब कर रहा हूं इसको, जल्दी देख लो एक बार। अरे सर हम तो देख ही रहे हैं इसको कब से। चलो, सबको क्लियर है?
दो वैल्यू एक बार दोबारा लिख देते हैं कि कभी भी मेरे पास पॉइंट मास हो, डिस्टेंस उसके बीच में r1 हो, m1 m2 मास हो, तो क्या लिखेंगे, सब एक साथ बोलेंगे। r1 क्या आएगा, ठीक, ये r है मेरे पास, r1 क्या आएगा और r2 क्या आएगा। r1 मेरे पास आएगा, m1 के लिए निकाल रहे हैं तो m2 मास आएगा। ठीक है, चलो सर फिर ये भी याद हो गया हमें। अब क्वेश्चन ये आता है, यहां तक तो तुम्हें याद हो गया, अब इन चीजों को एप्लीकेशन में कैसे लेके आए। अब इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कुछ भी मतलब रैंडमली कुछ भी, बेसिक बेसिक तो कुछ ही क्वेश्चन उठा लूंगा मैं। ये लो, ये मैंने तुम्हें मास दे दिया 5 kg, खुद से ही तुम तो खुद से बना लोगे क्वेश्चन मुझसे ज्यादा। ये 5 kg मेरे को वेट दे दिया, मास दे 6 kg मास दे दिया। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। मेरे को बताओ सेंटर ऑफ मास 5 kg से कितना दूर होगा। क्या सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, क्या सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे डिपेंड करता है। आज का सबसे बड़ा नोट लिख लो, हाँ, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, पे डिपेंड करता है। इस चीज को ध्यान से लिख लो, ये चीज काम आएगी। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ जल्दी, क्या होगा इसका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाऊंगा मैं। जल्दी बता दो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। जो भी होगा, मेरे को तो एक चीज यहां से देख के पता लग रही है कि वो 5 से दूर होगा, 6 के पास होगा, क्योंकि 6 का ज्यादा वेट है। नहीं समझ आ रहा है यार, सबने सीसो झूला देखा होगा ना, ऐसे होता है। यहां पे बिठा दिया मैंने इसे, यहां बिठा दिया इसे, ये लो, और यहां बिठा दिया इसे, क्या होगा भैया, ये नीचे जाएगा और ये जाएगा दूसरे शहर में, पता है, ये नीचे जाएगा और ये गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि सारा सेंटर ऑफ मास इसके पास शिफ्ट हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ना अपने आप को खिसकाना पड़ेगा आगे की साइड। मान लो ये यहां से यहां पे ना बैठ के ये यहां पे बैठ जाए कहीं, तब शायद बात बन सकती है, शायद बात बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वेट। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है। इसको मिटा देते हैं और इसको करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबने कर लिया 5 kg से कितना दूर है, सबने कर लिया। सर आप तो बीच में भाषण देना स्टार्ट हो गए तो हमने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं एक साथ। 5 kg का क्या हो जाएगा मेरे पास, r1 वेक्टर, r1 वेक्टर हमें निकालना आता है, क्या आएगा, दूसरे वाले का मास 6 इंटू कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5, 6 प्लस 5। क्या मैं R2 भी निकाल सकता हूं, हाँ जी सर R2 भी निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11। लो, इसमें तो कुछ भी नहीं था, समझ आ गई ना। अगर ऐसे में कुछ भी दे दूं यार, मतलब कुछ भी रैंडमली कुछ भी, क्वेश्चन ढंग का जो बनता है ना, जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिस्प्ले, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो फटाफट अपनी नोटबुक में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अरे सिंपल सा, बिल्कुल कुछ फंडा नहीं है इसमें। एक कार यहां चल रही है, ठीक है, कुछ इसका मास है m1, एक कार यहां चल रही है, इसका मास है m2। ठीक है, मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं इसके पास है, ये है बड़े वाली कार, ये है छोटे वाली कार। ठीक है, ये है 6 सीटर, ये है 2 सीटर। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे, ये कार मान लो इतना शिफ्ट हो गई x डिस्टेंस, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, माय बैड, ये कार शिफ्ट हो गई x डिस्टेंस, ये कार शिफ्ट हो गई y डिस्टेंस, तो बताओ सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ होगा। तो मेरे को बताना जरा, 1 मिनट लगा के अपना दिमाग लगाओ और तिगड़म लगाओ, वरना मैं भाषण शुरू करूं अपना। लगाओ 1 मिनट के लिए दिमाग, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, लगाओ जरा दिमाग इस पे। लगा लिया, वीडियो पॉज करके लगा लिया दिमाग, चलो आ जाओ। अब यहां पे एक चीज को ध्यान से देखेंगे, वीडियो देखने गया था, चल भी रही है कि ऐसे बोल ही जा रहा हूं मैं इतनी देर से। यहां पे एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, एक मास m1 है, एक मास m2 है, क्या सबने डिफरेंशिएशन सीखी हुई है, हाँ जी सर डिफरेंशिएशन तो हमने सीखी हुई है। सेंटर ऑफ मास लिखो, क्योंकि x एक्सिस ही है, y का लेना देना कुछ है नहीं। एक फॉर्मूला जो मैं यहां लिखवाने वाला हूं ना, रात को 2 बजे पूछ लूंगा, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए फॉर्मूला। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू
m1x1 प्लस m2x2, दो ही मास है इसलिए मैं दो ही लेके चल रहा हूं, 3 4 5 6 जितने भी हैं उनके लिए वैलिड रहेगा m1 प्लस m2। ठीक है, कैसे करें भाई डिस्प्लेसमेंट वाले, एक ऐसा फॉर्मूला सर हमें बता दो कि सारे के सारे हमारे से क्वेश्चन हो जाए। मैंने कहा ठीक है, एक ही फॉर्मूला बताते हैं, तुम्हें दूसरा याद रखने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा, m1 dx1 प्लस m2 dx2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2। भैया कुछ क्वेश्चन कर लो अब तुम इस फॉर्मूला से। कंडीशन ये है कि रात 2 बजे फॉर्मूला याद होना चाहिए, बता दिया मैंने, बस ये कंडीशन है। चलो जल्दी इस फॉर्मूला को उतार लो, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन इससे ही होंगे। ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने इधर डी डी वाला लिखवा है, ये वाला फॉर्मूला जहन में उतार लो अपनी, जल्दी जल्दी करो, उतार लो सब। क्या सबने नोट कर लिया? चलो मैं मान लेता हूं सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को बैक कर लो, कोई कष्ट नहीं लगने वाला बैक करने में। यहां तक चीजें क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, एक मेरे पास मास है m1, एक मेरे पास है मास m2, जो कि हमें पता है। इस मास को मैं लेके गया इधर x1 डिस्टेंस, ठीक है, इस मास को मैं इधर लेके इस मास को शिफ्ट कर दिया मैंने इधर, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में था, x1 मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, बीच का डिस्टेंस भी मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, इफ आई शिफ्ट दिस m1 टू द लेफ्ट साइड, हाउ मच शुड आई शिफ्ट दिस m2 सो दैट सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। अब मुझे नहीं पता कि मेरे को इस m2 को राइट में शिफ्ट करना है या लेफ्ट में शिफ्ट करना है। अगर तुम इस एरो को राइट की तरफ बनाते हो, आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ जाता है, उसको उल्टा कर दो, बात खत्म। चलो सेंटर ऑफ मास निकालो, फॉर्मूला एक ही पता हमें, सेंटर ऑफ मास की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 0। सेंटर ऑफ मास की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 0। m1 dx1 कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितना चेंज हो रहा है, x1 प्लस m2, ये तो हमें पता है ना, dx2 कितना है भैया, यही तो निकालना है, तो dx2 को dx2 ही लिखो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्या कर रहा हूं मैं इसमें, और बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये इधर चला गया तो मेरे पास आ जाएगा m1 x1 इज इक्वल टू माइनस के m2 dx2। इसका मतलब है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो उसको उधर नहीं, इधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, डायरेक्शन गलत ले ली थी। तो ये आ जाएगा m1 प्लस m1 x1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस और ये dx। ये चीज का ध्यान रखेंगे। मैं चाहता हूं कि इस प्रूफ को यार तुम याद ही ना रखो, इस प्रूफ को मत याद रखो, प्रूफ थोड़ा ढंग का याद रखो। ये सबने चेप लिया, सबने नोट कर लिया, ये चलो, ये सबने, चलो जगह तो है, ये क्यों रब कर रहा हूं मैं। इधर देखो, सबको अभी मैंने एक फॉर्मूला कराया था m1 m2। देखो अभी एक लेटेस्ट तुम्हारे सामने एकदम न्यू प्रूफ अभी ताजा एक दिखाता हूं। r1 मेरे पास क्या होता है, m2 इसका मास, r डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। r2 मेरे पास क्या होता है, r2 मेरे पास होता है m1 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा एक जादू दिखाने वाला हूं तुम, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं। अगर मैं इसको m1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको m2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन जाएगा, r1 m1 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, m1 m2 r, ये भी क्या बन जाएगा, m1 m2 r। ये तो दोनों इक्वल आ गए यार, तो ये भी इक्वल होने चाहिए m2 r2। बेटा ये वाली रिलेशनशिप भी याद रख लो, ये वाली रिलेशनशिप भी याद रख लो, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ये रिलेशनशिप याद रखो, इसे छोड़ दो, ये जनरल नहीं है, ये जनरल है। इसको डिफरेंशिएट कर लेना, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना। 50 फॉर्मूला लर्न करने से अच्छा एक फॉर्मूला लर्न कर लो जनरल, जिससे 50 निकाल सको, ठीक है। रट लो इसे रट लो, ये वाली चीज को, इसे नहीं जिस पे बॉक्स बना है, इसको, बाकी सारा अपने आप ऑटोमेटिकली निकलता रहेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं।
चीजें क्लियर है? एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे पास 4 kg है, ये मेरे पास 4.5 ढंग का लेते हैं 5 kg है, ठीक है। इसको मैंने शिफ्ट किया कुछ 1 मीटर। क्या इसमें बीच के डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है? नहीं, इसमें बीच के डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरे पास कितना शिफ्ट करना होगा 5 kg को कि मेरा सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाए, सेंटर ऑफ मेरा मास हो जाए, सेंटर ऑफ मास हो चुका है कितना, ये भी कितना शिफ्ट हो चुका है 1/2 मीटर। कितना हो चुका है 1/2 मीटर। तो बताओ इस 5 kg को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। एक ही फॉर्मूला हमें तो भैया ने बताया था, हमें तो सर ने एक ही फॉर्मूला बताया था, जो भी तुम कहना चाहो। ये मुझे पता है 1/2 इज इक्वल टू m1 dx1। m1 क्या है 1 into 4 प्लस m2 dx2। m2 कितना है 5 इंटू x मान लो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 4 प्लस 5 9, तो 9/2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5x। 4 को इधर लेके आ जाएंगे, मेरे पास हो जाएगा 1/2। अरे 9/2 क्या होता है, 9/2 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, 1/2 इज इक्वल टू 5x। x कितना आ जाएगा 1/10। x को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, इसको इधर कितना शिफ्ट होना पड़ेगा 1/10 मीटर शिफ्ट होना पड़ेगा, लगभग नेग्लिजिबल, ठीक है, लगभग नेग्लिजिबल। सबको समझ आई ये चीज? सबको समझ आई? मजा आ रहा है करने में क्वेश्चंस? ये फॉर्मूला रात को याद है ना, 2 बजे याद होना चाहिए। अब क्या होगा, क्या बनेगा क्वेश्चन, ये देखो 5 क्वेश्चन तो तुम खुद ही बना लो, अपनी नोटबुक लो, 5 क्वेश्चन तुम खुद ही बना लो अलग अलग। कभी तुम्हें सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे दे देगा, क्या करेगा, ठीक है। अगर किसी ने क्वेश्चन बनाने को बुक बनानी है, क्या करेगा वो, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे दे दिया, या फिर m1 हिला दिया, ठीक है, m2 हिला दिया, m1 पूछ लिया, m2 हिला दिया, m1 पूछ लिया, m1 हिला दिया, m2 पूछ लिया, या फिर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास मोशन में है, बताओ सेंटर ऑफ मास कितना चेंज हुआ, सेंटर ऑफ मास के क्या कोऑर्डिनेट कर सकते हो, क्या तुम कर सकते हो। अगर वो एक ही लाइन में है, अगर वो एक ही लाइन में है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 लिख देना। अगर वो मल्टीपल एक्सिस में है, मतलब 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, जो कि हम करेंगे अभी, कि एक मेरे पास ट्राइंगल है, 3 मासिस है m1 m2 m3, ठीक है, m1 m2 m3 3 मासिस है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया 1 मीटर, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया 5 मीटर, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया 6 मीटर, तब क्वेश्चन कैसा होगा, तब क्वेश्चन थोड़ा सा सर मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगा। ये जैसे मैंने x की लिखी है, तुम y की लिखो। ये क्वेश्चन मैं कराने नहीं वाला हूं, इस पर खुद दिमाग लगाना। मैं इस नीचे शीट में दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी शीट, उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। नहीं होता तो मुझे बताना, ये वाला क्वेश्चन मैं फिर कराऊंगा, लेकिन इस पे थोड़ा खुद दिमाग लगाओ। इस पे क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं होगा, मुझे पता है, मैंने क्वेश्चन दे तो दिया। ये क्वेश्चन तब तक नहीं होगा जब तक मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले बताओ ये समझ आया? क्या सबको यहां तक क्लियर है? क्या ये हिलाना डुलाना, ये हिलाना वो हिलाना सबको क्लियर है? ये वाले क्वेश्चन से क्या 10 क्वेश्चन खुद बना सकते हो? खुद बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास अब आ रहा है कि अगर हमारे पास अब ढंग की शेप, अब यार वही ट्रेडिशनल काम करना है, स्क्वायर प्लेट ले ली, ट्रायंगुलर प्लेट ले ली, ये प्लेट ले ली, वो प्लेट ले ली, बस यही सब करते रहना हमें, ठीक है। 2-4 इल्यूस्ट्रेशन करा देता हूं ताकि कोई कह तो ना पाए कि यार तुमने कराया तो कुछ भी नहीं, क्वेश्चन दे दिया उल्टा, इतना मुश्किल घर से करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, करा देते हैं, ठीक है। लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रखना कि क्वेश्चन हो जाएंगे, बन जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। करें स्टार्ट करें, ठीक है। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, करके दिखा देना, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी, करके दिखा देना इसे। ये मेरे पास है x, ये मेरे पास है y, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यार यही सब खेलने वाला हूं अभी मैं, यही सब खेलने वाला हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसकी साइड मुझे दे रखी है a, तो सारों की ए हो जाएगी, ये सबको पता है। ओरिजिन मैं सपोज करके चल रहा हूं यहां पर, तो मुझे फटाफट बता दो कि इसके सेंटर ऑफ मास कहां होने वाला है।
सेंटर ऑफ मास कहां होने वाला है, जल्दी मुझे बता दो, जल्दी बता दो, करो, कर लिया सबने ट्राई, कर लिया, चलो आ जाओ। अब मेरे को ध्यान से देखना, मेरे को नहीं यार, क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है, यू नो, चलो छोड़ो, जो भी है, ये ट्रायंगल तुम्हें दिख गया होगा। अब इस ट्रायंगल को एक्स एक्सिस को देखो, सिर्फ पूरे ट्रायंगल को सिर्फ ऐसे देखो कि ये एक्स एक्सिस पे है, तो तुम्हें क्या लगता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्रिक शेप है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? a/2 में। तो a/2, 0, ये मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। अभी मैंने पूरी उसका नहीं निकाल दिया ट्रायंगल का, ठीक है, पूरी ट्रायंगल का नहीं निकाला, लेकिन मुझे एक चीज पता लग गई भैया, ये जो a/2, 0 है ना, ये यहां पे है, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर मास तुम्हें दे रखा है m1, मास कितना दे रखा है m1, ये डिस्टेंस कितना होगा कौन बताएगा? कितना होगा ये डिस्टेंस? कितना होगा ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस मेरे पास होगा, तो ध्यान से देखेंगे, मेरे पास गिवन है a, ठीक है, ये एंगल मेरे पास गिवन है 60, तो बताओ a का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? अच्छा सर, ये तो हमें पता है, ये तो a sin 60 होता है, तो तुमने बिल्कुल सही कहा यार, बिल्कुल सही कहा। तो a sin 60 कितना होता है? √3/2a, यहां से कितना आ जाएगा? √3/a, ये तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो निकाले कैसे? मुझे इसके बीच का डिस्टेंस तो पता लग गया, √3/2a, इन दोनों का हमने यहां कर लिया। y कोऑर्डिनेट मेरे को पता लग गया, यहां का 0 है, यहां का कितना है? √3/2a। निकालना कैसे है इसको? ऐसे निकालना है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है √3/2a। वो याद है ना, अभी कराया था फॉर्मूला स्टार्टिंग में, R1 R2 वाला, वही है R1 R2। इस पॉइंट से बता दो मुझे फटाफट कितनी दूर होगा सेंटर ऑफ मास, सॉरी इस पॉइंट से। कैसे लिखते थे? इस पॉइंट से निकालना है तो इसका मास आता था, सबको समझ आ रहा है? इस पॉइंट से निकालना है तो इसका मास आता था, तो √3/a, ये तो मेरे पास डिस्टेंस हो गया इन दोनों के बीच में। मास होगा मेरे पास m1 डिवाइडेड बाय तीनों मास, m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या किसी को कोई कष्ट हुआ है निकालने में? ये मेरे पास हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है? a/2। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? मेरे पास आंसर बना, मान लो ये तीनों m इक्वल थे, तो मेरे पास ये m बन जाएगा, ये तीनों m बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3m, m से m कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2√3। भैया मेरा तो ये आ रहा है, मेरा तो ये आ रहा है a/2√3 और a/2, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे सेंटर ऑफ मास के a/2, a/2√3। ये मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, मेरे तो ये बन रहे हैं। चलो फिर इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे यार? क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, ठीक है, वो तुम्हें कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, ठीक है भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? कुछ भी नहीं, आप तो ओरली होंगे तुमसे क्वेश्चन, तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मेरे पास सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ये लो, इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, ये लो, ये ले लिया, यहां पे ले लो 0 0, इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? इसका तो यहां आएगा भैया x/2 पे, कोमा 0। इसका यहां पे कितनी आ जाएगी लेंथ? ये भी सेम ही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट। कैसे आ जाएगा इसका? ये मेरे पास आ जाएगा a का, यहां पे ये मेरे पास कितना होता है इसमें हमें नहीं पता, मान लो इसने कुछ दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है तुम्हें 60 नहीं, ये दिया हुआ है तुम्हें 30, और ये भी कितना होगा? 30। क्या नहीं पता दोनों एंगल इक्वल क्यों लिखे मैंने? एक दिए दूसरा क्यों? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अरे ये तो चीजें करी होंगे ना यार बेसिक। हाँ, तो ये मेरे पास दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये 30 तो ये भी 30। इस a का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? a sin 30, ये मुझे दिया हुआ, तो कितना आ जाएगा a sin 30? ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? a sin 30 भैया मुझे पता है a/2, 1/2 होता है sin 30। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? चलो
अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट फटाफट निकालो। ये तो मेरे को करना पड़ रहा है ना, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, पेन नहीं उठाना नोटबुक से, मतलब नोटबुक और पेन दोनों नहीं उठाना। ओरली क्वेश्चन होंगे, कब होंगे, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे। अभी तुम्हें लग रहा होगा यहां मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, तुम्हारी प्रैक्टिस होगी ना तो मुझसे जल्दी करना स्टार्ट कर दोगे। आई कैन गारंटी तुम मेरे से जल्दी करना स्टार्ट कर दोगे। वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएगा यहां से, मैंने अभी अभी बताया था, ये m मान लो, ये m मान लो, ये m मान लो। कैसे निकालते हैं, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। मैंने ना एक पूरे सिस्टम को ना एक लाइन में रिड्यूस कर लिया, ये ट्रिक है। ट्रिक यहां लिख लो साइड में, पूरे अपनी लैंग्वेज में लिखना है, पूरे सिस्टम को एक लाइन में डिवाइड कर लो, पूरे सिस्टम को एक लाइन में डिवाइड कर लो, ये ट्रिक है। वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मास m, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस अभी अभी आया a/2, डिवाइड में टोटल मास 3m, कितना है 3m, टोटल कितना आ गया a/6। तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए, x/2 कोमा a/6। इसमें सब कहेंगे अलग क्यों आ गए, क्योंकि भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें दो साइड इक्वल होती है और एक साइड अलग होती है। क्लियर है यहां तक बातें। अब क्या ही क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या कराता रहा हूं मैं, लो मैंने एक वो बना दिया, स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। अब कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल शेप्स ही ले रहे हो, लो मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ये a ये b, यहाँ पे 0 0। क्या ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, क्या ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ये मेरे पास a/2 आ जाएगा, ठीक है, ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है। क्या तुम इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, यहां पे आएगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, यहां पे आएगा, ठीक है, यह आ जाएगा a/2 कोमा कुछ, वो कुछ कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इस बार निकालने की जरूरत, ये क्वेश्चन इजी बन गया, इसमें ये डिस्टेंस भी नहीं निकालने की जरूरत, b, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा a/2 कोमा 0। क्या मेरी बात है हवा में निकल रही है सिर के ऊपर से, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक मैंने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल में यहां ओरिजिन मान लिया, इसका सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा a/2 0, क्योंकि सेम मास है, अलग होते तो इसमें भी लगाना पड़ता, क्या लगाना पड़ता, क्योंकि रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं यार, वो R1 R2 सिखाया ना, वो R1 R2 तो हमेशा काम करेंगे, इसे तो दिमाग में डाल लो, ये तो भैया ऐसे याद होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास मैंने तुम्हें कभी वर्ड भी बोल देना, तुम कहोगे अच्छा वो R1 R2 वाला, ऐसे याद होना चाहिए। तुम्हें मैं कह दूं कि यहां पे 2m है, यहां पे 3m है, तुम तो भाई भयंकर घबरा जाओगे कि इसका तो बीच में नहीं आया। लेकिन जो स्टूडेंट ने ढंग से बात सुनी है, वो R1 R2 उसको याद होगा, वो क्या कहेगा कि मुझे पता है यार इसकी कोऑर्डिनेट, मैं R1 यहां से निकाल सकता हूं, R2 यहां से निकाल सकता हूं, मेरे सेंटर ऑफ मास तब भी आया पड़ा। और ओरली होगा, ये इसकी प्रैक्टिस कर ली, ओरली होगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे आ जाओ, ये कोऑर्डिनेट मैंने कैसे निकाल ले, ये कोऑर्डिनेट मैंने निकाल ले, इसका बीच का डिस्टेंस क्या है, x कोऑर्डिनेट में a/2, y में कितना है b, समझ आ रही है b क्यों है। चलो इनका डिस्टेंस कैसे निकालू भैया, इनका कैसे निकालू, ये मेरे पास है और ये मेरे पास है, कैसे निकाल लू इनका डिस्टेंस कैसे निकालू, सेंटर ऑफ मास का, अरे ये रहा फॉर्मूला, कहां गया फॉर्मूला, हमने रब कर दिया, ये रहा R1 R2 से। समझ आ रही है सबको कैसे करना है, अब समझ आ रही है, मजा आ रहा है करने में। चलो सबको कॉन्फिडेंस होगा कि हम कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन दे दूं, स्क्वायर दे दूं, पिरामिड दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, कुछ क्वेश्चन दे दूं, अब तुम्हें एक चीज का कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, भैया हम क्वेश्चन कर लेंगे। सबको समझ आ गई, सबको समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसको करने के और भी बहुत सारे मेथड हो सकते थे, लेकिन ये मेथड मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि ये वाला मेथड आप जाके करें। समझ आ गई, चलो कर देना। अब किसी को कंफ्यूजन है क्या, यहां पे कंबाइंड मास आ जाएगा 2m, कहीं ये मत सोच लेना कि यहां पे m आ जाएगा, ठीक है, कंबाइंड मास आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब यही होता है कि कंबाइंड मास पूरा वहां पे आ गया, यहां पे भी अगर आता तो कंबाइंड मास ही आता, ठीक है 5। कोई डाउट, क्या अभी भी डाउट है यार तुझे, अभी भी डाउट है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर इसे रब करते हैं। क्या सबको कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे सेंटर ऑफ मास के, कैसा भी क्वेश्चन हो, कैसी भी ज्योमेट्रिकल शेप दे दे, एक शेप दे दे, दो शेप एक साथ दे दे, नहीं भैया ये तो ज्यादा बोल दे, ये भी आज ही करेंगे, सारा निपटा के जाते हैं आज, ठीक है। एक काम करते हैं, 3D शेप ले लेते हैं, 2D काफी हो गया, एक काम करते हैं 3D शेप ले लेते हैं, 3D वाले तो और ज्यादा इजी है। एक काम करते हैं क्यूब ले लेते हैं,
ठीक है, क्यूब ले लेते हैं, क्यूब थोड़ी इजी पड़ जाएगी मुझे भी, लेकिन क्यूबॉइड भी हो तो कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा। 2m 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 m m m m। क्या तुम ये कोऑर्डिनेट वाला मेथड करने बैठ जाओगे यहां पे? क्या मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट वाला मेथड करना सिखाया? कोई हाथ ना लगा देना उस कोऑर्डिनेट वाले मेथड को। हम करेंगे ट्रिक। हम क्या करेंगे? ट्रिक। मुझे ये बताओ, इनका सेंटर ऑफ मास 2m 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 का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए, तो इसका मुझे पता है सेंटर ऑफ मास आएगा बीच में। कहां पे आएगा? बीच में। ये मान लो z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है। समझ आ गया? ये प्लेन कहां पे है? XY प्लेन में। ये प्लेन कहां पे है? XY प्लेन में। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? बीच में। कहां पे? a/2 a/2 में, कोमा 0, क्योंकि z की बात नहीं हो रही है। ये कितना आ जाएगा कंबाइंड मास? ये आ जाएगा 8m। यार किसी को डाउट हो रहा है यार यहां तक? क्या मेरे को सुनने में आया? किसी को डाउट हो रहा है? नहीं समझ आया क्या? अरे 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 रुको रुको रुको, कोऑर्डिनेट्स लिखने आते हैं सबको? सबको कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं ना? मैं बता देता हूं एक बार फिर भी। इसका पॉइंट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां पे a है, y 0 है, z 0 है। सबको ये चीजें आती है ना यार? मान लूं, सिखा देता हूं एक बार। ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 0 0 a। ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे ना, 0 a 0। ये वाला बताओ जल्दी पॉइंट। ये x में भी है, y में भी, z में भी है, तो a a a। जल्दी ये वाला पॉइंट बताओ मुझे। ये x z प्लेन में है, x और z में, y 0 होना चाहिए, a 0 a। बातें क्लियर हो रही हैं? ऐसे बाकी भी लिख सकते हो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? चलो, इसके बीच का पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में, z नहीं है इसमें, एक्स वाई प्लेन में, तो यहां पे z तो 0 होगा। मैंने 0 लिख दिया। x से कितना ऊपर? x यहां से स्टार्ट होगा ना, ये x से कितना आगे जाना पड़ेगा? x से आगे जाना पड़ेगा a/2, और मेरे पास y से कितना ऊपर जाना पड़ेगा? a/2, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही मुझे बताओ 4m m m m m क्या कितना हो जाएगा? 4m। क्या किसी को कंफ्यूजन हो रही है? क्या किसी को कंफ्यूजन हो रही है? चलो, 4m मेरे पास आ जाएगा। 4m का मेरे पास कोऑर्डिनेट दोबारा क्या आ जाएंगे? a/2 a/2 0। मैंने 0 क्यों लिख दी? अब b के लिए 0 लिखी थी, अब z लिखूंगा इसे। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? z। फिलहाल के लिए तुम एक काम करो, इन a/2 को भूल जाओ, क्योंकि वो तो हमें मिल गए। x का कोऑर्डिनेट मिल गया a/2, y का कोऑर्डिनेट मिल गया a/2, z का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। और z का कोऑर्डिनेट मेरे पास टोटल कितना डिस्टेंस है इनके बीच में? a। यहां इस प्लेन से लेके इस प्लेन तक का, सबको 3D शेप्स पता है, इस प्लेन से लेके इस प्लेन तक का डिस्टेंस कितना? 8। 8 से इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ठीक है, या 4 से मान लो, क्योंकि हम ओरिजिन से बात कर रहे थे ना। 4 से मान लो, 4 से इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? कहां पे होगा इसका? 4 से। 4 से निकालना है ना सर, तो आप एक काम करो, 8m ले लो, डिवाइड में 8m प्लस 4m कर दो, साथ में a लगा दो। सबको क्लियर है? 4 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर हो जाएगा? इस शीट से कितना दूर हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा 8/12 a। ठीक है, सबको समझ आ रही? 2/3। लेकिन 4 से, ये 4 से हमने निकाल लिया, ये इससे निकालना है। 8m से कितना दूर होगा वो सेंटर ऑफ मास? इसका मास लेते हैं ऊपर। यार ये किसी को कोई रॉकेट साइंस तो नहीं लग रही है कि मैं कहां से उठा उठा के लिख रहा हूं? ये चीज ही तो है यार, R1 R2 मैंने बताया तो है, सेंटर ऑफ मास में हमेशा R1 R2 याद रखेंगे हम। हाँ, 4m a, 4m प्लस 8m कितना आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 12 a, जो क्या होता है 1/3 a। क्या हमें यहां से एक चीज पता चल रही है? ये जो है 4 के, ये जो है 8 के ज्यादा पास होगा, जो कि लॉजिकली भी करेक्ट है। छोटा आ रहा है ना ये, मतलब ये इसके ज्यादा क्लोज है, और वो वैसे भी हमें पता है। एक 8 किलो का बंदा यहां बैठा है, 4 किलो का बंदा यहां बैठा है, कौन सा 4 को, कौन सा किसको उठा देगा? 8 वाला 4 को उठा देगा। सबको क्लियर है? अब यहां तक तो नहीं कोई डाउट है किसी को? सबको कॉन्फिडेंस आ गया? 2D 3D क्यूब क्यूबॉइड ये वो कुछ भी हम दे दें,
सबने एक चीज करनी है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगले क्वेश्चन में देखना, अगले क्वेश्चन में मैं भी मार्कर नहीं चलाऊंगा, सिर्फ शेप बनाऊंगा। यहां पे सबको एक चीज याद रखनी है, सारे मास को ब्रेक कर दो, एक स्ट्रेट लाइन में लेके आ जाओ। ये चीजें कैसे आएंगी? ये चीजें आएंगी प्रैक्टिस से, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, अब बाकी तुम्हारी प्रैक्टिस रह गई। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एक शीट जो है मेरे पास, उसका सेंटर ऑफ मास लिखा, दूसरी शीट जो है मेरे पास, सेंटर ऑफ मास लिखा, एक लाइन में बना लिया। लाइन का मुझे निकालना आता है, क्या सबको आता है निकालना लाइन का मास? हाँ, ये चीज क्लियर हो गई सबको। अब मुझे एक चीज बताओ कि भैया अगर मैं, सबको कॉन्फिडेंस आएगा, और क्वेश्चन कराने की जरूरत है क्या? और क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ रही है? एक करा देता हूं, एक मन की संतुष्टि के लिए एक कर लेते हैं। अब मैं मार्कर नहीं चलाने वाला हूं, एक मिनट, मार्कर दूसरा ही ले लूं फिर मैं। अब मैं मार्कर नहीं चलाने वाला हूं, ध्यान से करना। अब मैं लेने वाला हूं स्क्वायर पिरामिड। क्या सबको पता है भैया स्क्वायर पिरामिड क्या होता है? क्या किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है स्क्वायर पिरामिड क्या होता है? ये लो, मैंने स्क्वायर पिरामिड ले लिया, 3m 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 3m। डाउट तो नहीं? ए डिस्टेंस है, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है तो स्क्वायर में मेरे पास साइड्स इक्वल होते हैं। यहां पे मेरे पास एक पॉइंट है जिसका मास है 20, यहां पे है एक, उसका मास है मेरे पास 9m। इसके टॉप पे, मतलब ऐसे समझ लो कि क्या ले, एक पेपर ले लो, ये एक मैंने पेपर ले लिया, मान लो इसको स्क्वायर है, ये अब थोड़ा स्क्वायर लग रहा होगा, ये मेरे पास स्क्वायर है, इसके यहां पे एक पॉइंट है, समझ आ रही है? ये स्क्वायर है और यहां पे इसके पॉइंट है, उसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। इसको यहां से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, यहां से भी ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा 3D दिखे, यहां से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, यहां से भी ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे जल्दी बताओ, ये डिस्टेंस भी मैं कह रहा हूं कितनी है? ए है, ठीक है। क्वेश्चन को इतना भी डिफिकल्ट नहीं बनाते, ये डिस्टेंस भी कितना है? ए। तो मुझे फटाफट बता दो, ये लो मैंने अपना मार्कर रख लिया। अब करेंगे ओरली क्वेश्चन, 1 मिनट खुद ट्राई करो, मार्कर पेन नहीं उठाना, बिना पेन उठाए एक क्वेश्चन, लास्ट इल्यूस्ट्रेशन है आज की, उसके बाद एक कंपोजिट मास का क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। फटाफट मुझे बता दो क्या है इसका, देर नहीं लगानी किसी ने भी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका। 3 डायमेंशनल शेप है, जल्दी बताओ। बताऊं मैं? हो गया? कर लिया? चलो, कुछ नहीं किया मैंने, कोई मार्कर नहीं उठाया। 3m 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 3m, ये क्या है? स्क्वायर। अगर ये बाद में करते हैं, घुसाते नहीं बीच में चीजों को। स्क्वायर में सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? मान लो ये XY एक्सिस पे है तो a/2 पे होता है सर। z कोऑर्डिनेट यहां पे 0 आ जाएगा क्योंकि ये ओरिजिन पे ही पड़ा होगा सर। यहां तक हमें समझ आ गई बात। यहां का कोऑर्डिनेट कितना होगा? a/2 0। यहां का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इसकी सीध में ही तो है ना यार, a/2 z कितना है? a। ये z कितना है? a। यहां का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? a/2 a। यहां का कितना आ जाएगा? a/2 0। तुम्हें बताने के लिए देर लग रही है वरना 1 सेकंड का क्वेश्चन है। टोटल मास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3m। सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास का मतलब है कि सारा मास कंबाइंड होकर उस पॉइंट पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 12m यहां पे आ जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a/2 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 9m मास है। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? a/2 a क्यों आया? ये रहा डिस्टेंस केवल। ठीक है भाई, हमने तो एक लाइन में रिड्यूस कर लिया, लाइन में रिड्यूस कर लिया, वो r1 r2 याद है। चलो यहां से बता दो मुझे फटाफट की, 1 सेकंड लगाना, यहां से मुझे फटाफट बता दो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है। कुछ भी नहीं है यार, मतलब बताने में देर लगी वरना कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास टोटल मास कितना आ जाता है? देखो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या आ जाता है? a/2 0। इसको XY प्लेन में मान लिया, z 0 हो जाएगा। a/2 0, इसको मान लिया a, ठीक है, a/2 a। इसके कोऑर्डिनेट XY के चेंज नहीं होंगे, ये गलती मत कर देना। एक सीध में है वो, एक सीध में है, उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। जल्दी बताओ मुझे क्या आ रहा है? यहां से मेरे पास कितना ओरली, इसका पॉइंट का निकालना है 9m इंटू a डिवाइड में 12 + 9।
समझ आ रहा है? समझ आ रहा है क्या किया? 9m इसका निकालना तो दूसरे वाला मास लिखते हैं, 9m डिवाइडेड बाय 9m प्लस 12m इंटू ए, खत्म। ओरली तो कर सकते हो, 9 बाय कितना आ जाएगा 21। क्लियर? नहीं क्लियर? चलो यहां से निकाल के बता दो फिर इसी बात पे। याद है 27m डिवाइडेड बाय 9 प्लस 27 कहां से आ गया, 12m डिवाइडेड बाय 9 प्लस 12m और मेरे पास इंटू ए। लो मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, ये लिखा, ये लिखा इसका। यहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, ये लिखा। कोऑर्डिनेट क्या है सेंटर ऑफ मास के, मेरे पास ये पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के कितने आ जाएंगे, पहले ये कैलकुलेट कर लो फिर ये कैलकुलेट कर लो मेरे पास, तो मुझे पता लग जाएगा सेंटर ऑफ मास। कंफ्यूजन में एक्स तो a/2 रहेगा, y तो a/2 रहेगा। जमेला किसका था, ये सारी पैपै करी क्यों, z एक्सिस का निकालने के लिए। तो मेरे पास कितना आ जाएगा a/2, z कितना आ जाएगा, इससे z देखेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9/21 a। अगर इसके हिसाब से देखना है तो मेरे पास आ जाएगा a/2 और कितना आ जाएगा 12/21 a। चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलो इसके अलावा एक इल्यूस्ट्रेशन नहीं कराने वाला हूं, सारे के सारे प्रैक्टिस में डाल रहा हूं, प्रैक्टिस वाले कर लेना। ऐसे 50 और क्वेश्चन बना सकते हो, कुछ भी शेप दे दो यार। अगर यहां पे नीचे डाउट है अभी भी, अगर यहां नीचे मैं स्क्वायर की जगह एक रेक्टेंगुलर पिरामिड दे देता, खुद से बना दे रेक्टेंगुलर पिरामिड, क्या होता, a/2 b/2 0, यहां की लेंथ मैंने बोल दी c, क्या होता है, क्या चेंज आ जाता, ये चेंज आ जाता, क्या चेंज आ जाता, ये चेंज आ जाता, क्या आता है इसमें, कुछ भी नहीं। चीजें क्लियर हो गई, मेथड समझ आना चाहिए, क्वेश्चन करने में कोई कष्ट नहीं होने वाला किसी को भी। यहां तक आई होप कि सबको क्लियर हो गई चीजें। अब मैं प्रैक्टिस शीट एक देके जा रहा हूं, प्रैक्टिस शीट कल तक करके रखना, कल एक न्यू वीडियो अपलोड होगी, कंबाइंड मास करेंगे, उसमें रिड्यूस्ड मास करेंगे, और उस वीडियो में मैं सिखाने वाला, ये तो बेसिक लेक्चर हो गया, बेसिक लेक्चर हो गया जिसमें मैंने 1D 2D 3D कैसी भी शेप आ रहा है उसके सेंटर ऑफ मास निकालने सिखा दिए हैं। अब तुम्हारे पास कल मैं कंबाइंड मास कराने वाला हूं कि अगर तुम्हें स्क्वायर भी दे दिया, सर्कल भी दे दिया, सारी चीजें दे दी तो कैसे करोगे। रिड्यूस्ड मास वाला करूंगा कि कैविटी प्रॉब्लम्स को कैसे करते हैं, और थोड़ा सा जितना अगर पॉसिबल हो पाया ट्राई करूंगा कल ही कर दूं, वरना नहीं भी हो पाया तो कल मैं तुम्हें कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम भी करा दूंगा। ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे वीडियोस को। और बस इतना ही आज के लिए। प्रैक्टिस शीट कर लेना, तुम्हारा ही फायदा है उसमें, प्रैक्टिस शीट करने में प्रैक्टिस होगी तो कल का लेक्चर और अच्छे से समझ आएगा। बस इतना ही, ठीक है। चलो फिर अब पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते रहो, क्वेश्चंस को लगाते रहो, प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। बस इतना ही आज के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।